पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी भीख मांगने में तो माहिर था ही, लेकिन वैसे भी बहुत होशियार और समझदार था। उस भिखारी का एक शागिर्द था। वो बहुत बेवकूफ़ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था और उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे और दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द अभी नौजवान था। एक दफ़ा खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया और गांव के सारे मकान उसमें बह गए। उन दोनों का मकान भी उसमें बह गया और सारा गांव धर्म भरम हो गया। उन्होंने भी अपने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया था और एक दिन वो दोनों अपना सामान बांधकर गांव से बाहर निकल आए। जब उन्होंने आखिरी बार अपने गांव को देखा तो वो बहुत गमगीन हुए, क्योंकि न जाने उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कितने दिन वहाँ पर गुजारे थे। गाँव से रुखसत होकर वो दोनों एक रास्ते पर चल पड़े और दोनों इधर उधर की आपस में बातें भी कर रहे थे। चलते चलते जब काफ़ी देर गुजर गई तो उन्हें एक शहर के आसार दिखाई देने लगे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर के करीब पहुंच गए। शागिर्द ने कहा। हाँ, खुदा का शुक्र है, उस्ताद ने कहा। वो दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाने लगे और वो दोनों सूरज गरूब होने से पहले पहले उस शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने को मिल जाए। और दोनों ऐन उसी वक्त शहर में दाखिल हुए जब ऐन सूरज गरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। उस्ताद ने कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ पर ठहरो, मैं किसी घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। बूढ़े ने यह कहा और वहाँ से चला गया। जल्द ही वो किसी के घर से जाकर रोटियाँ मांग लाया और दोनों ने सब्र शुक्र के साथ उसे खाया। कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो दोनों ने भीख मांगने का मंसूबा बनाया और दोनों के दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। ये एक घना दरख्त था और रात भी इन्होंने इसी के नीचे गुजारी थी। वहाँ पहुँचकर भिखारी कहने लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, तुम यूँ करो कि बाज़ार से कुछ सामान खरीद लाओ। हम गांव से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं पर रहने लगेंगे और वहीं पर ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारेंगे। शागिर्द ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। शागिर्द बाज़ार पहुँचा तो उसने सोचा कि थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कुछ मीठा नहीं खाया। ये सोचकर वो एक मिठाई वाले के पास गया। बाज़ार में खूब चहल पहल थी और मिठाई की दुकान पर बहुत सी खूबसूरत मिठाइयाँ सजी हुई थी। उसने मिठाई वाले से पूछा कि भाई मिठाई का क्या रेट है। मिठाई वाले ने जवाब दिया, टका सेर। क्या कहा? टका सेर? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, और बर्फ़ी क्या भाव है? हर चीज़ टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुलाकर एक सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने मिला जुलाकर उसे एक सेर मिठाई तोल दी। भिखारी ने एक टका उसे थमाया और सब्जी वाले की दुकान पर आ गया। भाई जान, गोभी क्या भाव है? उसने दुकानदार से पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। हर चीज़ टके सेर है, सब्जी वाले ने कहा। शागिर्द ये सुनकर हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने उसे इस तरह से भागते और हाँफते काँपते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? उस्ताद, मज़े आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूलते हुए कहा। क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज़ 2 पैसे सेर मिलती है। ये देखो, ये मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज़ ही 2 पैसे सेर है, मिठाई भी, दालें भी, सब्ज़ी भी, हर चीज़। अब तो मज़े आ जाएंगे और अब हम सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगे। उस्ताद शागिर्द की बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुँह से कोई बात नहीं निकली। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम हर चीज़ टके सेर लेकर खाया करेंगे, ना कुछ पकाने की ज़रूरत और ना कुछ भरने की। बाज़ार से पकी पकाई चीज़ें लेकर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, यहाँ पर रहना ठीक नहीं। अरे उस्ताद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इससे ज़्यादा मज़े भला और कहाँ आएंगे? भला ऐसी जगह भी कहीं मिलेगी जहाँ हर चीज़ टके सेर मिलती हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं नहीं जाऊँगा उस्ताद, और मैं तुम्हें भी यहीं रहने के लिए कहता हूँ। हमारी ज़िंदगी के बाकी दिन भी ऐशो आराम से यहीं पर गुजरेंगे। नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता। उस्ताद भी अपनी ज़िद पर अड़ गया। तो फिर मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँगा, उस्ताद ने कहा। तुम्हारी मर्ज़ी है उस्ताद,
तुम जाना चाहो तो चले जाओ। यह सुनकर बूढ़े उस्ताद को बहुत सदमा हुआ। उसने अपने शागिर्द को बहुत मोहब्बत से पाला था और अपनी औलाद की तरह समझा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका शागिर्द एक दिन उससे इस बेरुखी से पेश आएगा। खैर, उन दोनों ने मिठाई खाई और पढ़कर सो रहे। सुबह हुई तो उस्ताद उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी जा रहे हो उस्ताद? हाँ बेटा, मुझे यहाँ से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। शागिर्द ने कहा, दुनिया के किसी कोने में तुम इतना ऐश नहीं कर सकते जितना यहाँ कर सकते हो, और अगर तुम्हें जाना ही है तो 2-4 दिन तो यहाँ के मज़े लेते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक यहाँ ठहर गया था और अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहर सकता, उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर लटकाया और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें गांव से बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर शागिर्द भी उसके साथ साथ चलने लगा। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है? तुम्हें किस बात का खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें भला किसी का क्या खतरा? उस्ताद कहने लगा कि इस वक्त तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी इन बातों को याद करोगे और तुम कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बात मान ली होती। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, लालच में ना आओ। हरगिज़ नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूँगा। शागिर्द ने कहा, अच्छा तो मेरी एक बात सुनो, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद। शागिर्द ने कहा, यहाँ मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी और मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। बेटा, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे साथ चलो। उस्ताद ने मायूस होकर कहा, और उस्ताद, मैं भी तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। शागिर्द ने अटल लहजे में कहा और फिर उस्ताद वहाँ से चला गया। शागिर्द ने अपने लिए एक फूस और मिट्टी की झोंपड़ी बना ली थी और उसमें मज़े से रहने लगा था। अब वो हर फिक्र से आज़ाद था। सुबह होते ही वो भीख मांगने निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने उसके हाथ लगते वो उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होते, क्योंकि हर चीज़ टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध और हर चीज़ मज़े मज़े से खूब खाता था और अपने उस्ताद को बेवकूफ़ कहकर खूब हंसता और दिल ही दिल में कहता कि काश उस्ताद यहाँ से ना जाता। अब उससे कोई काम भी ना होता था और कई कई दिनों तक वो भीख मांगने भी नहीं जाता था और खाने पीने की चीज़ों का झोपड़ी में ढेर लगा रहता था। हर फिक्र से आज़ाद होने और खूब रज रज कर खाने और कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम ना करने की वजह से उसका जिस्म और भी मोटा होने लगा। वो अपने मोटे होते हुए जिस्म को देखकर और भी खुश होता। वो फूल फूल कर और भी मोटा होता चला गया और वो इतना मोटा हो गया कि उससे चला भी बड़ी मुश्किल से जाता था। जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो बाजार के एक कोने पर जाकर बैठ जाता और आने जाने वाले लोग उसका मोटापा देखकर उस पर हंसते और उसे कुछ ना कुछ दे दिया करते, जिनसे वो फिर सेरों चीज़ खाने की खरीद कर झोंपड़ी में जमा कर लेता। अब यही उसकी ज़िंदगी थी। अब उसका मोटापा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। अब उस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। तमाम दरबारी हाजिर थे और दरबार लगा हुआ था कि एक आदमी को उसके सामने पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा कि ये आदमी कौन है? बादशाह सलामत, इस आदमी को बाजार से पकड़कर लाया गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, इसने एक आदमी की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी इसने जेब काटी है? सिपाही ने कहा कि वो बाहर मौजूद है। बादशाह ने कहा कि उस आदमी को पेश करो। बादशाह ने उससे पूछा, क्या इस आदमी ने तुम्हारी जेब काटी है? उस आदमी ने खुश होकर कहा, जी हाँ जनाब। बादशाह ने पूछा, तुमने इस आदमी को अपनी जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने घुर्रा कर पूछा। जी। वो शख्स घबरा गया। तुम्हें तुम्हारी गफलत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह ने कहा कि इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फ़र्ज़ अदा कर रहा था, और इसे पकड़ लो जिसकी जेब काटी गई है। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह ही इसे गांव के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही जेब कुतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन गांव के चौराहे में पाँव रखने की जगह न थी। उस बेचारे गरीब को रस्सियों से बांधकर उस चौराहे तक लाया गया। वो बेचारा थर-थर कांप रहा था। एक तो उसकी जेब काटी गई और ऊपर से उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और लोगों में भी लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद बादशाह भी वहाँ पर आ गया और बादशाह ने इशारा किया कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद ने आगे बढ़कर उसके गले में रस्सी का फंदा डाला। आदमी दुबला पतला था और फंदा बहुत ढीला। जल्लाद में भी इतनी अकल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन की तरफ देखता। क्या बात है, तुम इस आदमी को फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में पूछा। बादशाह सलामत,
फंदा इस आदमी के गले में फिट नहीं होता। ये आदमी बहुत दुबला पतला है और फंदा बहुत ढीला। मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो बादशाह सोच में डूब गया। बादशाह के अमीर वजीर भी सोच में डूब गए और सब परेशान हो गए कि फांसी कैसे दी जाए। लेकिन किसी की समझ में ये बात ना आई कि फंदे की गिड़ा को तंग करके उसे फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कोई बात ना आई तो अचानक बादशाह खुश होकर बोला, तुम सब बेवकूफ़ हो, गधे हो, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। अगर इस आदमी के गले में ये फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और पूरे शहर में जिस आदमी के गले में ये फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले मुझे इत्तला ज़रूर दे दी जाए, क्योंकि ये तमाशा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह की बात सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। बादशाह ने कितनी उम्दा तरतीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ़ हैं जो इतनी सी बात भी ना समझ सके। फंदा उस आदमी के गले से निकाल दिया गया और उस आदमी को छोड़ दिया गया और सिपाही फंदा लेकर ऐसे शख्स की तलाश में निकल पड़े जिसके गले में यह फंदा पूरा आ सके। सबसे पहले वो एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी हमें कुछ ठीक नज़र आता है और उम्मीद है कि ये फंदा इसके गले में पूरा आ जाएगा। उन्होंने हलवाई से कहा कि ज़रा इधर आओ। हलवाई सरकारी आदमियों को देखकर बहुत घबराया, लेकिन मरता क्या न करता। सिपाहियों ने फंदा उसके गले में डालकर देखा, लेकिन वो बहुत ढीला था। उन्होंने मायूस होकर वो फंदा उसके गले से निकाल लिया और कहा कि जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं, तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं है कि ये फंदा तुम्हारी गर्दन में पूरा आ सके। इसी तरह वो हर एक के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे। चूँकि फंदा बहुत ढीला था इसलिए किसी की गर्दन में पूरा ही नहीं आता था। अचानक सिपाहियों को एक मोटा आदमी दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी एक मिठाई की दुकान के पास खड़ा था। शागिर्द 2-3 दिन से बाजार नहीं गया था और उसके पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा और रास्ते में भीख भी मांगता हुआ चला। बाजार तक पहुँचते पहुँचते उसे 3-4 आने भीख मिल चुकी थी। इसलिए वो सबसे पहले मिठाई की दुकान पर गया और मिठाई वाले को 5 सेर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने ही लगा था कि अचानक उसके हाथ से तराजू गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं? शागिर्द ने गुस्से में पूछा। वो आ रहे हैं, मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही भी फंदा लेकर वहाँ पर पहुँच गए और उन्हें शागिर्द ही नज़र आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। पहलवान, ज़रा अपनी गर्दन तो इधर लाना, एक सिपाही ने उसे कहा। क्यों, क्या बात है? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन यह फंदा उसके गले में नहीं आया। इसलिए हमारे बादशाह का हुक्म है कि जिस किसी के गले में यह फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जिसके गले में यह फंदा पूरा आ जाए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। अब हमें तुम नज़र आए हो और उम्मीद है कि यह फंदा तुम्हारे गले में पूरा आ जाएगा। भला ये कैसा इंसाफ है? शागिर्द ने चिल्लाकर कहा। ये हमारे बादशाह का इंसाफ है, उसके हुक्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज़ टके सेर उसी के हुक्म से मिलती है, सिपाही ने कहा और उसने अपने साथियों को इशारा किया तो सारे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब फंदा उसके गले में डाला गया तो फंदा उसके गले में पूरा फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए कि उन्हें उनके मतलब का आदमी मिल गया और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अब शागिर्द को एहसास हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों मना करता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को यह खुशखबरी सुना दी गई कि बादशाह सलामत, ऐसा आदमी मिल चुका है जिसके गले में फंदा फिट आ गया है। जब बादशाह ने यह खबर सुनी तो बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि कल उसे उसी चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बहुत याद आने लगी। अब ज़रा उस्ताद की सुनिए। जब उस्ताद उस गांव से निकला तो वह बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि उस गांव ने उसका शागिर्द उससे छीन लिया था। वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा और जो भी लोकी सूखी मिलती उसे खाकर सोता रहा। खुदा का शुक्र अदा करता और दिन निकलने पर फिर भीख मांगने निकल खड़ा होता। उसकी ज़िंदगी के यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि मेरा शागिर्द किस हाल में है, वो खैरियत से भी है कि नहीं। यह सोचकर वो उसी शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक चलने के बाद वो उसी शहर में जा पहुंचा और शहर में पहुंचने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने शागिर्द के साथ क़याम किया था। उसने वहां पर एक झोंपड़ी देखी, लेकिन उसमें शागिर्द नहीं था। वो अपने शागिर्द को ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शहर के चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया
کہ آج چوراہے پر ایک آدمی کو پھانسی دی جائے گی۔ استاد بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے ایک بہت موٹے تازے آدمی کو 5-7 سپاہی زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر اس طرف کو لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ استاد نے جب اس موٹے آدمی کو دیکھا تو وہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن شاگرد نے جب اپنے استاد کو دیکھا تو وہ پہچان گیا۔ وہ چلا اٹھا، استاد! یہ سن کر استاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب جو اس نے موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد، لیکن تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ پھر اس نے سارا واقعہ استاد کو کہہ سنایا۔ یہ سن کر استاد کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنا منہ شاگرد کے کان کی طرف بڑھایا اور اسے کچھ کہا۔ اب تمہیں موت سے بچانے کے لیے ایک ہی ترکیب ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا۔ استاد نے کہا کہ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے گی تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، اور تم کہنا کہ مجھے دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد، شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ استاد نے کہا کہ تمہیں جتنا کہا ہے تم بس اتنا ہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد، شاگرد خوش ہو گیا۔ شاگرد کو پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پھانسی کا پھندا بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ پھندے کو دیکھ کر ذرا سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے اور کہیں اس کی جان نہ چلی جائے۔ آخر تھوڑی دیر بعد بادشاہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کو دیکھ کر نعرے لگائے اور بادشاہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا، اے میرے لوگوں! آخر بہت سی کوششوں کے بعد ہم ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس کے گلے میں یہ پھندا پورا آ گیا۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا پکڑا اور شاگرد کے گلے کی طرف بڑھانے لگا۔ عین اسی لمحے استاد چلایا اور کہنے لگا، ارے ذرا ٹھہرو، اسے پھانسی نہ دو، پھانسی مجھے دے دو۔ سارے مجمع پر یہ سن کر سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے بھی ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا اور سب مڑ مڑ کر استاد کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ پھانسی مجھے دو، جو پورے مجمع سے نکل کر پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تم کون ہو اور تمہیں سرکاری کاموں میں دخل دینے کی کیسے جرت ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ استاد نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی جگہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے گا، پھانسی مجھے ہی دیں۔ شاگرد کہنے لگا، ہرگز نہیں، پھانسی مجھے دی جائے۔ ان کی تکرار آپس میں جاری تھی اور سب لوگ حیران پریشان انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو 2 ایسے آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی بھی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر بادشاہ نے چلا کر سب کو چپ کروایا اور کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تم کیوں پھانسی لینا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت، آپ یہ نہ پوچھیں، بس اسے چھوڑ دیں اور پھانسی مجھے دے دیں۔ تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ دراصل بات یہ ہے بادشاہ سلامت، استاد نے بتانا شروع کیا۔ انہیں کچھ بھی مت بتانا استاد، شاگرد نے چلا کر کہا۔ تم خاموش رہو، بادشاہ نے غصے سے شاگرد کو چپ کروا دیا۔ ہاں بزرگ، اب تم بتاؤ۔ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر یہ دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں۔ مجمع کے سبھی لوگ بھی اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے۔ بات دراصل یہ ہے بادشاہ سلامت، آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ اس لیے آپ اس موٹے کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ اس پورے مجمع میں ایک شور سنائی دینے لگا۔ وزیر نے کہا کہ میں یہاں کا وزیر ہوں، آپ مجھے پھانسی دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے اور بھی دوسرے لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دی جائے، پھانسی مجھے دی جائے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پھانسی کسے دے اور کسے نہ دے۔ شاگرد نے حیران ہو کر کبھی بادشاہ کی طرف دیکھا تو کبھی مجمع کی طرف، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کروایا اور کہا کہ سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی پر چڑھ کر سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا اور کسے بولنے کی جرت تھی۔ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ تختے پر چڑھ گیا۔ بادشاہ نے موٹے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیچے اتر گیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دے اور اسے پھانسی پر چڑھا دے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کو پھانسی دے دی۔ بادشاہ کی پھانسی کا یہ منظر سب لوگ دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا بادشاہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر بھکاری اور اس کا شاگرد دونوں وہاں مجمع سے نکل گئے، اور دونوں اس ملک سے بہت دور نکل گئے۔
शागिर्द ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। शागिर्द ने कहा, उस्ताद तुम वाकई ही सच कहते थे, ये वाकई ही अंधेर नगरी है। और फिर दोनों उस्ताद शागिर्द खुशी खुशी आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।